Hello, guys. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories full of love, lust, anger, thriller, hatred, twists, turns, and many more, which excites you up. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलती से वैनिटी के अंडरवियर का ड्रॉर खोल दिया हो और अब मैं उसमें हाथ मार रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं मैन्यूस्क्रिप्ट को साइड में रखती हूँ और वहीं बैठ कर सोचने लगती हूँ। मेरे पास वैनिटी को लेकर इतने सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकती। जेरेमी से भी शायद नहीं पूछ पाऊँगी। मुझे बस उसके दिमाग को समझना है ताकि मैं सीरीज़ ख़त्म कर सकूँ। और सच तो ये है कि एक ऑटोबायोग्राफी से बेहतर सोर्स और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसमें इतना खो गई हूँ कि मुझे भूख लगने लगी है। रात के 11 बज चुके हैं और मैं यहाँ शाम के 7 बजे आई थी। ये घर इतना शांत है जैसे साउंड प्रूफ हो। जब मैं किचन की तरफ बढ़ती हूँ, मुझे ऊपर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये वैनिटी के कमरे से आ रही थी, एक ऐसी आवाज़ जैसे कोई बेड ज़ोर ज़ोर से हिल रहा हो। क्रैक क्रैक क्रैक। मेरे दिमाग तुरंत गलत तरफ चला जाता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक औरत के बारे में जो कोमा में थी और उसके पति ने उसके साथ बदतमीज़ी करता था। क्या जेरेमी भी? नहीं, लोवेन पागल मत बनो। तभी जेरेमी पीछे से आता है और मैं डर के मारे उछल पड़ती हूँ। इट्स ओके, मैं हूँ, वो कहता है। मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ जब वो बताता है कि वो आवाज़ एक हॉस्पिटल बेड की है। उसमें एक टाइमर लगा है जो हर 2 घंटे में बेड को मूव करता है ताकि वैनिटी को बेड शॉर्ट्स ना हो जाए। जेरेमी काफ़ी हम्बल है। वो मेरे लिए पिज़्ज़ा गर्म करता है और हम दोनों टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं रात में काम करना पसंद करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ, मैं नाइट आउल हूँ। जेरेमी बताता है कि जब से वैनिटी का एक्सीडेंट हुआ उसकी लाइफ बदल गई है। वो बताता है कि कैसे उनकी बेटी हार्पर के जाने के बाद वैनिटी ने लिखना बंद कर दिया था और फिर ये एक्सीडेंट हो गया। जेरेमी से बात करते वक्त मेरे दिमाग में बार बार मैन्युस्क्रिप्ट की वो बातें आ रही हैं जो वैनिटी ने उसके बारे में लिखी थी। वो उसे एक देवता की तरह देखती थी, पर हाँ, चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ देती थी जो डर पैदा कर दे। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही हूँ। हर बार जब मैं उसे देखती हूँ, मुझे मैन्युस्क्रिप्ट का वो सीन याद आ जाता है जहाँ उसके बीच फिजिकल इंटीमेसी दिखाई गई थी। मुझे डर लग रहा है कि मैं काम करने आई हूँ या इस परिवार के पुराने जख्मों को कुरेदने। पर एक बात थी, मुझे अगला चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। अभी मैं बस लेट कर जेरेमी और वैनिटी की शादी के बारे में पढ़ना चाहती थी। इट मेक्स मी फील अ लिटिल पैथेटिक। शायद ये उनके बारे में है भी नहीं। मैं एक ऐसे राइटर को जानती हूँ जो हर जगह मैन्युस्क्रिप्ट में अपने हस्बैंड का नाम डालती थी जब तक उसे अपने कैरेक्टर के लिए कोई नया नाम नहीं मिल गया। शायद वैनिटी ने भी वही किया हो सकता है वो बस एक फिक्शन हो और जेरेमी के नाम वहाँ सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह हो। आई गेस एक ही रास्ता है ये पता लगाने का कि जो मैंने पढ़ा वो सच था या नहीं। तुम और वैनिटी कैसे मिले? जेरेमी अपने मुंह में एक पेपरोइन डालता है और स्माइल करता है। एक पार्टी में, वो कहता है अपनी चेयर पे पीछे होकर बैठते हुए। फाइनली वो उदास नहीं दिख रहा। उसने सबसे अमेजिंग ड्रेस पहनी थी जो मैंने कभी देखी थी। रेड कलर की थी और इतनी लंबी कि फ्लोर पे थोड़ा ड्रैग हो रही थी। गॉड, शी वॉज़ ब्यूटीफुल। वो थोड़ी यादों में खोकर कहता है। हमने पार्टी साथ में छोड़ी। जब हम बाहर निकले, मैंने देखा कि एक लिमोज़िन बाहर खड़ी थी।
तो मैंने दरवाज़ा खोला और हम अंदर बैठ गए और थोड़ी बातें की जब तक ड्राइवर नहीं आया और मुझे एडमिट नहीं करना पड़ा कि लिमोज़िनी मेरी नहीं है। मुझे ये सब जानने की परमिशन नहीं है, पर फिर भी मैं हल्का सा हंसती हूँ। वो तुम्हारी नहीं थी? नहीं, मैं बस उसे इम्प्रेस करना चाहता था। हमें उसके बाद जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि ड्राइवर काफ़ी गुस्सा था। वो अब भी स्माइल कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो वापस उसी रात में चला गया हो। वैराइटी और उसकी हॉरिबल रेड ड्रेस के साथ हम उसके बाद से इंसेपरेबल थे। मेरे लिए उसके लिए स्माइल करना मुश्किल है। फॉर हिम, ये देखकर कि वो पहले कितना खुश लगते थे, मुझे फ़िक्र होती है कि उनकी लाइफ ऐसी कैसे हो गई। क्या उसकी ऑटोबायोग्राफी में डिटेल में बताया गया है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुँचे? इसकी शुरुआत में ही उसने कास्टिंग की डेथ का जिक्र किया है। क्या उसने इसे तब लिखा था या इसे बाद में ऐड किया गया उस पहली बड़ी ट्रेजेडी के बाद? आई वंडर वो इस पे कब से काम कर रही है। क्या वैराइटी पहले से ऑथर थी जब तुम मुझसे मिले? नहीं, वो तब भी ग्रेड स्कूल में थी। ये बात की बात है जब मुझे लॉस एंजल्स में कुछ महीनों के लिए एक टेम्पररी पोजीशन लेनी पड़ी, तब उसने अपनी पहली बुक लिखी। मुझे लगता है कि वो उसके बाद गुजरने के एक तरीका था जब तक मैं वापस नहीं आया। उससे शुरू में कुछ पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, पर जैसे ही उसने अपनी पहली मैन्युस्क्रिप्ट बेची, सब कुछ बदल गया। इट्स ऑल हैपेंड सो फास्ट। हमारी लाइफ रात बदल गई। उसने फेम को कैसे हैंडल किया? मुझे लगता है मेरे लिए हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल था उनके मुकाबले, क्योंकि तुम्हें इनविजिबल होना पसंद है। क्या ये इतना ऑब्वियस है? मैंने स्ट्रक करती हूँ एंड फेलो इंट्रोवर्ट हेयर। वो हंसता है। वैराइटी कोई टिपिकल ऑथर नहीं है। उसे स्पॉटलाइट पसंद नहीं है। फैंसी इवेंट्स उसे अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। उसे घर पर बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। उसके एक्सप्रेशन में एक बहुत छोटा सा शिफ्ट आता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने बच्चों के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात की क्रू के साथ। वो कहता है, अपने आप को करेक्ट करते हुए वो अपने सर हिलाता है और अपने हाथ गर्दन के पीछे रखते हैं, पीछे की तरह लीन करता है और जैसे वो थका हुआ है या अनकंफर्टेबल हो। कई बार याद रखना मुश्किल होता है कि वो अब यहाँ नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी है और वो मुझे नहीं किसी और चीज़ को घूर रहा है। मुझे अब भी उनके बाल स्टेयर्स पर सुनाई देते हैं, उनकी सॉक्स की आवाज़। कभी कभी मैं उनका नाम लेकर चिल्लाता हूँ जब मुझे उन्हें कुछ दिखाना होता है, फिर भूल जाता हूँ कि वो स्टेयर्स से नीचे दौड़ते हुए नहीं आने वाले। मैं उसे ध्यान से देखती हूँ क्योंकि मेरा हर हिस्सा कन्विंस नहीं है। मैं सस्पेंस नोवेल लिखती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब सस्पिशियस सिचुएशन होती है तो सस्पिशियस लोग हमेशा उन सिचुएशंस के आसपास होते हैं। मैं इस कश्मकश में हूँ कि उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ ये और जानूँ या जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। पर इस वक्त मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रही हूँ जो सिंपैथी पाने के लिए नाटक कर रहा है। मैं एक ऐसे आदमी को देख रही हूँ जो शायद पहली बार अपने दिल की बात कह रहा है। इसे देखकर मेरा भी वैसे ही करने का मन करता है। मेरी माँ को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा मतलब। उस पहले हफ्ते हर सुबह मैं उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, सिर्फ ये याद करने के लिए कि वो वहाँ खाने के लिए नहीं है। जेरेमी अपने हाथ टेबल पे रखता है। आई वॉन्डर ये कब तक चलता है, या फिर क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? मुझे लगता है वक्त ज़रूर हेल्प करेगा, पर शायद मूव ऑन होने का आइडिया ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसे घर में हो जहाँ तुम कभी नहीं रहे तो उनकी यादें इतनी नहीं चुभेंगी। यहाँ उनके बिना रहना तुम्हारी नई नॉर्मल बन जाएगी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसा नॉर्मल चाहता हूँ जहाँ हार्पर और चेस्टिन का कोई निशानी ना हो। या मैं एग्रीमेंट में कहती हूँ, मैं भी नहीं चाहूँगी। उसकी आँखें मुझ पर
हैं पर खामोश हैं। कभी कभी दो लोगों के बीच की खामोशी इतनी देर तक चलती है कि वो चुभने लगती है। इट फोर्स यू टू टेक अवे। सो मैंने सोचा। मैं अपनी प्लेट की तरफ देखती हूँ और उसके किनारे पर अपनी उंगलियाँ फेरती हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी नज़र मेरी आँखों में नहीं बल्कि मेरे ख़्यालों में जा रही हो। और भले ही उसका मतलब वो ना हो, पर ये काफ़ी इंटेंस फील होता है जब ज़रमी की आँखें मेरी आँखों से मिलती हैं। तो ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर का कोई गहरा हिस्सा फट रहा हो। मुझे वापस काम पर लगना जाना चाहिए, मैं कहती हूँ। मेरी आवाज़ एक विस्पर से थोड़ी ऊपर होती है। वो मेरी तरफ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, बस जल्दी से अपनी चेयर पीछे करके खड़ा हो जाता है। या वो कहता है प्लेट उठाते हुए, मुझे वेराइटी की मेड्स रेडी करनी है। वो हमारी प्लेट सिंक की तरफ लेकर जाता है और जैसे ही मैं किचन से निकल रही होती हूँ वो कहता है गुड नाइट। लो। जब मैं उसे मुझे उस नाम से बुलाते हुए सुनती हूँ तो मेरा गुड नाइट मेरे गले में ही अटक जाता है। मैं हल्का सा स्माइल करती हूँ और किचन से बाहर निकल जाती हूँ जल्दी में। वेरिटी को ऑफिस की तरफ जितना ज़्यादा वक्त मैं ज़रमे के प्रेजेंस में बिताती हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उस मैन्युस्क्रिप्ट में डूबना चाहती हूँ और उससे बाहर जाना नहीं चाहती। मैं उस काउच से उठती हूँ, वेरिटी के ऑफिस की लाइट्स बंद करती हूँ और मैन्युस्क्रिप्ट लेकर अपने बेडरूम में चली जाती हूँ। बेडरूम के दरवाजे पर लॉक नहीं है, इसलिए मैं बेड के नीचे से एक वुडन चेस्ट खींचती हूँ और दरवाज़ों के पीछे लगा देती हूँ ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैं पूरे दिन ट्रैवल करते हुए थक चुकी थी और मुझे अब भी शावर लेने की ज़रूरत है, पर मैं सोने से पहले एक और चैप्टर ख़त्म कर सकती हूँ। आई हैव टू। मैं हमारे डेटिंग के पहले 2 सालों पर पूरी नॉवल लिख सकती हूँ, पर वो बिकेगी नहीं। ज़रमी और मेरे बीच बिल्कुल ड्रामा नहीं था। मुश्किल से कोई लड़ाई होती थी। लिखने के लिए कोई ट्रेजेडी नहीं थी, बस 2 साल का सच्चा प्यार और हम दोनों के बीच की अडोरेशन। आई वॉज टेकन बाई हिम, एडिक्टेड टू हिम। मुझे नहीं पता कि ये कितना हेल्थी था, पर इतनी इंडिपेंडेंट जो मैं थी उतनी ही मैं अब नहीं रही। पर जब एक इंसान को ऐसा कोई मिल जाता है जो उसकी ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी दूर कर दे तो उस इंसान से दूर रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने ज़रमी को इसलिए चुना ताकि अपनी सोल को ज़िंदा रख सकूं। मिलने से पहले मैं भूखी और मुरझाई हुई थी, पर उसकी प्रेजेंस ने मुझे नरिश किया। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर वो मेरे पास नहीं होता तो मैं फंक्शन नहीं कर पाती। हमें साथ में लगभग 2 साल हो चुके थे जब उसकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र लॉस एंजल्स हो गया। हम अनऑफिशियल तरीके से साथ रहने लगे थे। मैं अनऑफिशियल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपने घर जाना बंद कर दिया, बिल्स भरने बंद कर दिए, रेंट देना बंद कर दिया। ये तब तक नहीं हुआ जब तक उसकी कंपनी को पता चला कि ज़रमी मूव हो चुका है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा अपना कोई अपार्टमेंट बचा ही नहीं। उसने सजेस्ट किया कि मैं उसके साथ मूव इन कर लूँ। एक रात सेक्स के दौरान वो अक्सर ऐसा करता है। हमारी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले तब लेता है जब वो मुझे फक कर रहा होता है। मेरे साथ मूव इन कर लो, उसने कहा मुझे स्लोली थ्रस्ट करते हुए। उसने अपना मुंह मेरे पास लाया। अपना लीज़ तोड़ दो। नहीं तोड़ सकती, मैंने विस्पर किया। वो रुक गया और पीछे हटकर मुझे देखने लगा। क्यों नहीं? मैंने उसके हाथ पकड़े और उसे फिर से मूव करने पर मजबूर किया, क्योंकि मैंने अपना लीज़ तोड़ दिया। मैंने पहले ही तोड़ दिया। वो मेरे अंदर ही फ्रीज़ हो गया। अपनी उन इंटेंस ग्रीन आइज़ से मुझे घूरने लगा। मैंने सोचा था कि जब मैं उसे बताऊंगी तो वो हंसेगा, पर वो नहीं हंसा। हम ऑलरेडी साथ रह रहे हैं? उसने पूछा। मैंने नॉट किया, पर रियलाइज़ किया कि उसका रिएक्शन वैसा नहीं था जैसे मैंने उम्मीद की थी। वह थोड़ा शॉक्ड था। मुझे चीज़ें ठीक करनी थी, उसे सिड्यूस करके कंट्रोल में लाना था, उसे रियलाइज़ कराना था कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें बता दिया था, मैंने कहा। वो मुझसे बाहर निकल गया और मुझे ये एक पनिशमेंट की तरह लगा। तुमने मुझे नहीं बताया कि हम साथ रह रहे हैं। ये ऐसी बात है जो मुझे याद रहती। मैं उठकर बैठ गई और घुटनों के बल
उसके सामने आ गई फ़ेस टू फ़ेस। मैंने अपनी उंगलियां उसके जॉ पर फेरी और अपना मुंह उसके कान के पास ले गई। जेरेमी, मैंने विस्पर किया, मैंने तुमसे दूर एक रात भी नहीं बिताई है। पिछले काफ़ी महीनों से हम एक साथ ही रह रहे हैं। मैंने उसके शोल्डर्स पकड़े और उसे वापस बेड पर धकेला। उसका सर पिलो से टकराया और मैं चाहती थी कि मैं उसके ऊपर लेटकर उसे किस करूं, पर वह मुझसे थोड़ा नाराज़ लग रहा था, जैसे वो इस टॉपिक पर बात करना चाहता है जो मैंने अभी क्लोज़ कर दिया था। मैं अब और बात नहीं करना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि वो मुझ में पहचाने। तो मैंने उसके फेस को हाथों में लिया और ख़ुद को उसकी टंग पर निछावर कर दिया। जब मैंने अपने हाथों से उसके हाथों को अपनी बूब्स पर फील किया, मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मेरा सर झटके से पीछे गिरा। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ मूव इन हुई हूँ, जेरेमी। मैं आगे झुकी, उसका हेडबैंड पकड़ा और फिर उसे काट लिया अपनी चीख को दबाते हुए। और वही सच था, मैं जितनी खुश तब थी उतनी पहले कभी नहीं रही, जब तक उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। श्योर वो सिर्फ टेम्पररी था, पर आप किसी इंसान के जीने का एकमात्र ज़रिया उससे छीन कर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप ठीक से फंक्शन करेगा। मुझे तो ऐसा ही फ़ील हो रहा था। मेरी सोल की एकमात्र नरिशमेंट मुझसे छीन ली गई थी। श्योर, जब वो मुझे कॉल करता या फेस टाइम करता तो मुझे थोड़ी राहत मिलती, पर वो घंटे जो मैं बेड में अकेली बिताती वो अनबेरेबल थे। कभी कभी मैं बेड के बीच में पिलो रख लेती और हेडबोर्ड पर सर रख कर लेट जाती, प्रिटेंड करती कि वो मेरे नीचे है। फिर उसके बाद मैं उस खाली बेड पर लेटी रहती और सीलिंग को घूरती सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो सारे साल कैसे गुजारे जब वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं था। वो ऐसे ख्याल थे जो मैं उससे एडमिट नहीं कर सकती थी। ऑब्वियसली मैं उसके लिए ऑब्सेस हो सकती थी, पर एक औरत जानती है कि अगर उससे एक मर्द को हमेशा के लिए पास रखना है तो उसे ऐसा दिखाना होगा कि वो उसके बिना भी रह सकती है। और तभी मैं एक राइटर बनी। मेरे दिन जेरेमी के ख़यालों से भरे रहते थे, और अगर मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढती उन्हें भरने का जब तक वो वापस नहीं आता, तो मुझे डर था कि मैं ये छुपा नहीं पाऊँगी कि उसके एब्सेंस में मुझे कितना हर्ट कर रहा है। मैंने एक फ़िक्शनल जेरेमी क्रिएट किया और उसका नाम रखा ल्यूक। जब मुझे जेरेमी की याद आती मैं ल्यूक के बारे में एक चैप्टर लिख देती। मेरी लाइफ उन अगले कुछ महीनों में जेरेमी के बारे में काम और मेरे कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा हो गए। जो देखा जाए तो जेरेमी ही था, पर उसके बारे में ऑब्सेसिव होने के बजाय उसे लिखना मुझे थोड़ा प्रोडक्टिव फील कराता था। मैं उसे जानने के कुछ महीनों में एक पूरी नॉवेल लिख ली। जब वो सरप्राइज़ देने के लिए घर आया, मैंने बस फाइनल पेज एडिट ही किया था। वो घर आ चुका था। मैं खुशी से पागल हो गई और उसे हग किया। वो पहली बार था जब मैंने स्वेलो किया था, इमोशनली और फिज़िकली। कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट्स सेक्सुअल रियलाइज हियर। मैं इतनी खुश थी उसे देखकर। मैं एक पगली की तरह हंसी और मुस्कुराई। वो अब भी फ्रंट डोर पर खड़ा था, पूरा ड्रेस सिवाय उन जीन्स के जो अब उसके घुटनों तक थी। मैंने ऊपर उठाकर उसके गाल पर किस किया और कहा, अभी वापस आई। जब मैं बाथरूम में गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया, सिंक का नल खोला और फिर टॉयलेट में थूक दिया। जब मैंने उसे अपने मुंह में लेने दिया, मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ इतना सब कुछ होगा। मुझे कब तक स्वेलो करते रहना पड़ेगा। अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो मेरे गले तक था और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपने टीथ ब्रश किए और फिर बेडरूम में वापस आ गई, जहाँ मैं उसे अपने डेस्क पर बैठकर मेरी मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ पेजेस हाथ में लिए हुए देखे। क्या तुम ये लिख रही हो? उसने पूछा, अपनी डार्क चेयर में घूम कर मुझसे नज़र मिलाते हुए। हाँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम इसे पढ़ो। मैंने फील किया कि मेरी
पाम्स गीली होने लगी हैं तो मैंने उन्हें अपनी शर्ट पर रगड़ा और आगे बढ़ी। वो खड़ा हो गया। जब मैंने उसके हाथों से पेजेस छीनने की कोशिश की, उसने उन्हें अपने सर से ऊपर उठा लिया, इतना ऊपर कि मैं उन तक ना पहुंच सकूं। मैं इस मैं इसे क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं उछली, उसके आर्म नीचे खींचने की कोशिश करते हुए ताकि मैं पेजेस तक पहुंच सकूं। इस पे अभी काम बाकी है, ठीक है? उसने कहा एक स्टेप पीछे हटते हुए। पर मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे पढ़ो। उसने बाकी मैन्युस्क्रिप्ट उठाई और उसे अपने चेस्ट से लगा दिया। वो इसे पढ़ने वाला था और मैं सिर्फ उसे रोकने के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत अच्छा था या नहीं, और मैं डर रही थी। पता नहीं क्या उसे मुझसे कम प्यार हो जाएगा अगर उसे पता चला कि मेरे दिमाग में क्या चलता है। मैं बेड के पास से भागी और दरवाज़ा क्रॉस करने लगी, पर वो बाथरूम में घुस गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। जेरेमी, मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। जब मैंने क्रेडिट कार्ड से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एक हॉबी पिन और एक और ब्लोजॉब का वादा। 15 और मिनट निकल गए इससे पहले कि उसने कोई आवाज़ की। वेरिटी। मैं उस वक्त फ्लोर पर थी। मेरी पीठ बाथरूम के दरवाजे से लगी हुई थी। क्या ये अच्छा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच में बहुत अच्छा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैंने स्माइल किया। ये पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि एक रीडर के लिए मेरे काम को एंजॉय करना कैसा लगता है। उस एक कमेंट ने, उस प्यारी सिंपल सी बात ने मेरा मन किया कि वो इसे पूरा पढ़े। मैंने उसके बाद उसे अकेला छोड़ दिया। अपने बेड पर आ गई, चादर के अंदर दुबकी और एक स्माइल के साथ सो गई। 2 घंटे बाद उसने मुझे जगाया। उसके लिप्स मेरे शोल्डर्स को टच कर रहे थे। उसकी उंगलियां मेरी कमर से हिप तक एक इनविजिबल लाइन ट्रेस कर रही थी। वो मेरे पीछे था, मुझसे लिपट कर। मैंने उसे बहुत मिस किया था। क्या तुम जाग रही हो? उसने विस्पर किया। मैंने एक हल्की सी मॉर्निंग साउंड निकाली ताकि उसे पता चले कि मैं जाग रही हूँ। उसने मेरे कान के नीचे किस किया और फिर कहा, यू आर फकिंग ब्रिलियंट। मुझे नहीं लगता मैं पहले कभी इतनी ज़्यादा मुस्कुराई हूँ। उसने मुझे मेरी पीठ के बल पलट दिया और मेरे बाल मेरे चेहरे से हटाए। आई होप तुम तैयार हो। किस लिए? मैंने पूछा। फेम के लिए। मैं हंसी और वो नहीं हंसा। उसने अपनी पैंट्स उतारे और मेरी भी। मुझ में एंटर करने के बाद उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? उसने मुझे किस किया, फिर आगे कहा, तुम्हारी राइटिंग तुम्हें फेमस बना देगी। तुम्हारा दिमाग कमाल का है। अगर मैं इसे फक कर सकता तो ज़रूर करता। मैं हंसी, एक सिसकी और मैं बदल गई जब वो मेरे साथ लव मेकिंग करता रहा। क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें यकीन है, या इसलिए क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका मूव स्लो और डेलिब्रेट हो गए। उसकी नज़र बहुत इंटेंस थी। मैरी मी वेरिटी। मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। क्या उसने सच में मुझसे शादी के लिए पूछा? मैंने उसके एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी से बता सकती थी कि वो उस पल मुझसे पहले से कहीं ज़्यादा प्यार कर रहा था। मुझे तुरंत हाँ कह देना चाहिए था क्योंकि मेरा दिल वही चाहता था, पर उसके बजाय मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हंसी, फिर उसकी स्माइल गायब हो गई और वो मुझे फक करने लगा ज़ोर से। फास्ट थ्रस्ट जो वो जानता था कि मुझे क्रेज़ी कर देंगे। हेडबोर्ड दीवार से टकरा रहा था और पिलो मेरे सर के नीचे से फिसल रहा था। मैरी मी। उसने फिर से प्लेड किया और फिर उसकी टंग मेरे मुंह में थी। और वो महीनों बाद हमारा पहला रियल किस था। हमें उस वक्त एक दूसरों की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि हमारे जिस्मों के लिए एक साथ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो रहा था। वो किस थोड़ा स्लोपी और डार्कन था और
ओके, मैंने विस्पर किया। थैंक यू, उसने एक ठंडी आह के बीच कहा। उसकी आवाज़ में से ज़्यादा सांस थी। वो मुझे फ़क कर रहा था अपनी फियांसी को। जब तक हम पसीना में लथपथ नहीं हो गए और मुझे अपना मुंह में खून का स्वाद आ रहा था जहाँ उसने गलती से मेरे होठ पर काट लिया था, या शायद मैंने उसके होठ पर काटा था। मैं श्योर नहीं थी, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका खून अब मेरा खून था। जब वो फाइनली फ्री हुआ, उसने मेरे अंदर ही किया बिना कॉन्डम के, जबकि उसकी टंग मेरे मुंह में थी और उसकी सांस मेरे गले से नीचे उतर रही थी और मेरी एटर्निटी उसकी एटर्निटी के साथ। जब वो ख़त्म कर चुका, वो अपनी जीन्स के लिए फ्लोर तक गया। वो वापस मेरे ऊपर आया और मेरे हाथ उठाया, फिर मेरी उंगलियों में एक रिंग पहना दी। उसने शुरू से ही मुझसे पूछने का प्लान बनाया था। मैंने रिंग की तरफ देखा भी नहीं। मैंने अपने हाथ अपने सर के ऊपर रखे और अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके हाथ मेरी टांगों के बीच थे और मैं जानती थी कि वो मुझे ऑर्गेज़म होते हुए देखना चाहता है। तो मैंने वैसा ही किया। 2 महीनों तक हमने उस रात को अपनी इंगेजमेंट की रात की तरह देखा। 2 महीने तक मैं हर बार अपनी रिंग देखकर मुस्कुराती रही। 2 महीनों तक मैं रोती रही जब तक मैं सोचती थी कि हमारी शादी की रात कैसी होगी, हमारी वेडिंग नाइट कैसी होगी। पर फिर वो रात जब हमारी इंगेजमेंट हुई, वो रात बन गई जब हमने कंसीव किया। मैं प्रेग्नेंट हुई और यहाँ से चीज़ें रियल होने लगती हैं। मैं ऑटोबायोग्राफी का असली हिस्सा। ये वो पॉइंट है जहाँ बाकी ऑथर्स खुद को बेहतर लाइट में दिखाने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि खुद को एक्सरे मशीन में झोंक दें। पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कोई रोशनी नहीं है। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। डार्कनेस अहेड। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आगे के चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें और पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।